नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। वैक्सीनेशन को लेकर सीएम योगी का महाअभियान। सबका वैक्सीनेशन करने के लिए ग्लोबल टेंडरिंग करेगी यूपी सरकार। वैक्सीनेशन के लिए बनाई गई कमेटी ने ग्लोबल टेंडरिंग कराने की सिफारिश की है। 1 मई से वैक्सीन का महाअभियान शुरू करने की तैयारी में है यूपी सरकार। 9 करोड़ लोगों को लगाए जाने हैं टीके और इसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही है। इसी कड़ी में ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि महाअभियान के लिए ग्लोबल टेंडरिंग की तैयारी में है यूपी सरकार। वैक्सीनेशन के लिए जो कमेटी बनाई गई है उसने ग्लोबल टेंडरिंग कराने की सिफारिश की है। 1 मई से बड़े पैमाने पर महाअभियान की शुरुआत होने वाली है। उत्तर प्रदेश सरकार 9 करोड़ लोगों को टीका लगाने की तैयारी में है। उससे पहले पूरी प्रक्रिया को कैसे आसान बनाया जाए, कैसे हर ज़रूरतमंद तक और सभी तक ये टीका पहुंच पाए, इसको लेकर अब तैयारियां की जा रही हैं। उसी कड़ी में बैठकों का दौर भी चल रहा है और अब ये बड़ी जानकारी सामने आई है कि ग्लोबल टेंडरिंग की तैयारी में है यूपी सरकार। इसके लिए जिस कमेटी का गठन किया गया है उस कमेटी ने सिफारिश की है कि ग्लोबल टेंडरिंग कराई जाए ताकि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को और अधिक और प्रभावी बनाया जा सके। हमारे सहयोगी अजीत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजीत, क्या जानकारी इस बड़ी खबर के बारे में? देखिए, बिल्कुल अमित, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कोविड से लड़ाई में योगी सरकार का बड़ा फैसला। सबको वैक्सीनेशन कराने के लिए सरकार ग्लोबल टेंडर की जा रही है और बाकायदा वैक्सीन के लिए जो बनाई गई कमेटी है वो ग्लोबल टेंडर की सिफारिश की है। और 1 मई से जो वैक्सीन का महाअभियान शुरू कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार, उसमें 9 करोड़ लोगों को टीका लगाए जाने का लक्ष्य है। इसके साथ ही अब तक 1 करोड़ टीके का ऑर्डर भी सरकार दे चुकी है। टीके के लिए जो ग्लोबल टेंडर होने जा रहा है अमित, उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जो ग्लोबल टेंडर कर रहा है वैक्सीनेशन के लिए, क्योंकि सीएम योगी इस बात को बखूबी समझते हैं कि टीकाकरण ही एकमात्र सबसे बड़ा उपाय है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीकाकरण हो जाए। कल भी उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है, लोग रजिस्ट्रेशन कराएं और टीकाकरण करें। तो अब यूपी देश का पहला राज्य होगा जो महा वैक्सीनेशन अभियान के लिए ग्लोबल टेंडरिंग कराने जा रहा है। अमित, 1 तारीख से वैक्सीनेशन की शुरुआत होनी है, इस महाअभियान की शुरुआत होनी है। अजीत, अब इतना समय बचा है कि ये सब कुछ इतना जल्दी और इतना आसानी से हो पाएगा, क्या लग रहा है? देखिए, बिल्कुल अमित, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक टीम बनाई गई है और टीम ने बाकायदा ग्लोबल टेंडर की सिफारिश भी कर दी और अगले 24 घंटे में टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। क्योंकि अभी 2-3 दिन का समय है, 1 तारीख को वैक्सीनेशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और इसी पहले सप्ताह में ही सरकार इस पूरी प्रक्रिया को अपना लेगी और फिर ग्लोबल टेंडर करा देगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अजीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और एक बड़ी खबर आगरा से है। ऑक्सीजन प्लांट जल्द ही शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। सेना के जवानों ने रात में कंप्रेसर लगाया है। हैदराबाद से वायुसेना लाई थी कंप्रेसर। प्लांट शुरू होने से आगरा को अब राहत मिलेगी। खंदौली इलाके में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की तैयारियां चल रही हैं। सेना के जवान युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि बहुत जल्द ये प्लांट बनकर तैयार हो जाएगा और यहां से आगरा और उसके आसपास के जिलों को ऑक्सीजन की सप्लाई भी शुरू हो जाएगी। बड़ी खबर, अच्छी खबर आगरा से हम आपको बता रहे हैं। बहुत जल्द यहां पर ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत होने जा रही है। सेना के जवान दिन रात यहां पर जुटे हुए हैं। कंप्रेसर लगाया जा रहा है। हैदराबाद से एयरफोर्स के जरिए कंप्रेसर को लाया गया है। प्लांट शुरू हो जाने से न सिर्फ आगरा को राहत मिलेगी बल्कि आगरा के आसपास के जिलों में भी सप्लाई हो पाएगी। खंदौली इलाके में इस ऑक्सीजन प्लांट को लगाया जा रहा है। तो ऑक्सीजन की समस्या को दूर करने के लिए, जल्द समाधान के लिए सेना भी युद्ध स्तर पर जुटी हुई है। आगरा के खंदौली इलाके में आप देखिए ऑक्सीजन प्लांट तैयार हो रहा है। उम्मीद ये की जा रही है कि बहुत जल्द ये ऑपरेशनल हो जाएगा। और एक बड़ी खबर नोएडा से है। अधिकारी राम प्रकाश पाल को हटा दिया गया है। सेक्टर 30 में चाइल्ड पीजीआई के वित्त अधिकारी को हटा दिया गया है। पीजीआई के डायरेक्टर डॉक्टर डीके गुप्ता ने हटा दिया है। एनेस्थीसिया के एचओडी मुकुल जैन को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वित्त अधिकारी पर गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। संक्रमितों को चिकित्सा उपचार में देरी हो रही थी। महिला डॉक्टर से अभद्रता की जांच भी चल रही है और इन सब के बीच ये बड़ी कार्रवाई की गई है। नोएडा से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अधिकारी राम प्रकाश पाल को हटाया गया है। सेक्टर 30 में चाइल्ड पीजीआई के वित्त अधिकारी थे। पीजीआई के डायरेक्टर डॉक्टर डीके गुप्ता ने उनको हटा दिया है। एनेस्थीसिया के एचओडी मुकुल जैन को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वित्त अधिकारी पर गड़बड़ी के आरोप थे जिसके चलते कार्रवाई की गई है। इसके अलावा संक्रमितों को चिकित्सा उपचार में देरी हो रही थी, ये आरोप भी लग रहे थे। साथ ही महिला डॉक्टर से अभद्रता के मामले की जांच भी चल रही है और इन सब के बीच अभी कार्रवाई हुई है। राम प्रकाश पाल को उनके पद से हटा दिया गया है।
दिस इलेक्शन शो को पावर्ड बाय सेम्प्रा, गांठों से खत्म करे मौत, मेहनत कम मुनाफा मोटा। और बात करते हैं पंचायत चुनाव की। प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए आज चौथे और आखिरी चरण की वोटिंग शुरू हो चुकी है। चौथे चरण में कुल 17 जिलों में वोट डाले जा रहे हैं। मतदान को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिन जिलों में वोट डाले जा रहे हैं वो हैं हापुड़, अलीगढ़, बुलंदशहर, मथुरा, मऊ, फर्रुखाबाद, सीतापुर, इसके अलावा बांदा, अंबेडकर नगर, बहराइच, बस्ती, कौशाम्बी, सोनभद्र, गाजीपुर, कुशीनगर और शाहजहांपुर में भी वोटिंग हो रही है। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराने का आदेश भी दिया था। ऐसे में बूथों पर वोट डालने के लिए आने वालों को सख्ती से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कहा गया है। उन्हें मास्क पहनकर आना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना होगा। दूसरी तरफ चुनाव के लिए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम भी किए गए हैं। और सुबह 9 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज क्या रहा ये भी हम आपको बताते हैं। बुलंदशहर में तकरीबन 10% मतदान हुआ है। कौशाम्बी में करीब 11% वोटिंग अब तक हो चुकी है। फर्रुखाबाद में 4% लोगों ने मतदान कर दिया है। सोनभद्र में 11% वोटिंग हुई है। बहराइच में भी करीब 11% और संभल में सुबह 9 बजे तक 14% मतदान हुआ है। और जिन जिलों में वोटिंग हो रही है वहां से हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फर्रुखाबाद से सूर्या हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बस्ती से रहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिलहाल हम सूर्या के पास चलते हैं। सूर्या, फर्रुखाबाद से क्या अपडेट है, कितने फीसदी वोटिंग हो चुकी है और साथ ही साथ वोटिंग के दौरान क्या कोविड प्रोटोकॉल का पालन रखा जा रहा है या फिर किसी प्रकार की कोई लापरवाही देखने को मिल रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं, फर्रुखाबाद में जो पंचायत चुनाव है यहाँ पर जो है प्रत्याशी हैं वो सभी जो है वो लगातार जो है यहाँ पे वोटिंग कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कोविड प्रोटोकॉल को पूरी तरीके से उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि यहाँ लगातार जिस तरीके से स्कूलों में भीड़ हो रही है वो सबसे ज़्यादा कोविड और इस प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो रहा है। वहीं अभी तक जो है पूरे फर्रुखाबाद में तकरीबन 11% जो है मतदान हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ फर्रुखाबाद में जो है लोग अब कोविड प्रोटोकॉल का किसी भी तरह से पालन करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। जी, ये थोड़ी चिंता की बात है। बस्ती से अपडेट ले लेते हैं, वहाँ से रहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रहमान, वहाँ से क्या जानकारी, क्या अपडेट है? जी, आपको बता दूं कि सुबह 9 बजे तक 11.4% वोटिंग हुई है। जिस तरह से लोगों में पंचायत चुनाव को लेकर उत्साह है, बड़ी संख्या में लोग बूथों पर आ रहे हैं, लेकिन जो एक सबसे बड़ी समस्या है उसका पालन नहीं हो पा रहा। मास्क लगा रहे हैं लोग और सोशल डिस्टेंसिंग है उसका एकदम पालन नहीं किया जा रहा। तो सबसे बड़ी जो अगर इस चीज पे तत्काल नहीं लगाया गया तो ये बहुत घातक हो सकता है। तो एक तरह से जो पंचायत चुनाव का जिस तरह उत्साह है लोगों में, एक तरफ उत्साह तो ठीक है रहमान, जिस लापरवाही की आप बात कर रहे हैं, सुबह भी आप बता रहे थे वैसी लापरवाही बरती जा रही है और उसके बावजूद अभी तक उसी प्रकार की तस्वीर वहां से सामने आ रही है। ये थोड़ी चिंता की बात है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बस्ती में वोटिंग को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। एक युवती शादी के दिन भी वोट डालने के लिए पहुंची। सदर ब्लॉक के बक्सर गांव की रहने वाली अनीता की आज शादी है, लेकिन ससुराल जाने से पहले अनीता ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। अनीता का कहना है कि गांव के विकास के लिए उन्होंने वोट किया है। और लखनऊ से एक दुखद खबर है, जहां पर राजस्व परिषद के अध्यक्ष दीपक त्रिवेदी का निधन हो गया है। सीएम योगी ने निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। दिवंगत आत्मा की शांति के लिए उन्होंने कामना की है। सीएम योगी ने परिजनों के लिए संवेदना भी जाहिर की है। ये दुखद खबर हम आपको बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से, जहाँ पर राजस्व परिषद के अध्यक्ष दीपक त्रिवेदी का निधन हो गया आज। सीएम योगी ने निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया, दिवंगत आत्मा की शांति के लिए कामना की है उन्होंने। साथ ही सीएम योगी ने परिजनों के लिए संवेदना भी प्रकट की है। इसके अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राजस्व परिषद के अध्यक्ष दीपक त्रिवेदी के निधन पर दुख व्यक्त किया। केशव मौर्य ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के अध्यक्ष दीपक त्रिवेदी जी के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। ईश्वर से प्रार्थना है कि परिजनों को ये असीम दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। विनम्र श्रद्धांजलि।
और अब खबर लखनऊ से, जहां पर बीमार महिला का वीडियो वायरल हो रहा है। बीमार महिला को रिक्शे से अस्पताल लेकर पहुंचे परिजन। एम्बुलेंस नहीं मिलने पर परिजन उसे रिक्शे पर बिठाकर अस्पताल लेकर पहुंचे। सिविल अस्पताल के बाहर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां अस्पताल पहुंचने पर महिला ने दम तोड़ दिया। न रही कि आशा जायसवाल की तबीयत बिगड़ने के बाद परिजनों ने एम्बुलेंस के लिए कोशिश की। एम्बुलेंस नहीं मिलने पर रिक्शे पर लिटाकर उनको अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन वहां इलाज से पहले ही उनका निधन हो गया। और अब खबर गोरखपुर से, जहां पर रेमडेसिविर के लिए लोगों की लंबी कतार लगी हुई है। दवा पाने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुटी हुई है। जिला कमिश्नर ऑफिस के बाहर लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है, लेकिन उनके सवालों का जवाब देने वाला यहां पर कोई भी नहीं है। रेमडेसिविर इंजेक्शन पाने के लिए आप देखिए, यहां पर लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा है। सुबह से लोग यहां जुटे हुए हैं जिला कमिश्नर ऑफिस के बाहर, लेकिन कोई भी अधिकारी और कर्मचारी मौजूद नहीं है जो उनको जवाब दे पाए कि इंजेक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कब मिलेगा। रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए यहाँ पे लाइन लगाए हुए हैं, और जो पेशेंट हमारा एडमिट है वो तो वहाँ मर ही रहा है, हम भी यहाँ मर रहे हैं। पिछले 4 दिन से मैं यहाँ आ रहा हूँ, और यहाँ बाहर किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। प्रशासन ने यहाँ बता दिया है कि टोकन मिलता है, और टोकन किस आधार पे और कैसे मिलेगा इसके बारे में प्रशासन ने नहीं बताया। जो भी लोग यहाँ हैं वो हर आदमी अपने हिसाब से आ रहा है, लाइन लगा रहा है। हम 12 घंटा 13 घंटा यहाँ शाम से लाइन लगा रहे हैं। और हम लोग वैक्सीन इसके लिए इंजेक्शन लेने के लिए यहाँ हैं। इसकी प्रशासन को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि यहाँ पे पहले से ही नंबर लग जाए। ऐसा नहीं हो कि मतलब कि कोई अपना नंबर लगा दे रहा है, कोई कैसा लगा दे रहा है। इससे व्यवस्था, जो लोग बचे हुए हैं कम से कम वो सुरक्षित रहें। ये सोशल डिस्टेंसिंग नहीं पालन हो पा रही है। हाटा कुशीनगर से है, और रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उसी के लिए लाइन लगाए हुए हैं यहाँ पे लेने के लिए। कब से लाइन लगा है? लाइन तो भैया हम लगाए थे 12 बजे रात को। यहाँ के नंबर लिखा जा रहा था पहले, एक सादे कागज़ पे कुछ भाई साहब लोग बैठे थे, नंबर लिख रहे थे, तो लोग लगा के अपना नंबर 1 2 3 4 ऐसे करके फिर दूर दूर बैठ जाते थे। और अभी सुबह 6 बजे आए हैं लोग, अचानक कहें जो लाइन में रहेगा उसी को मिलेगा। तो उसमें तो हमारा 80 नंबर पर अपना नाम लिख के गए थे, और इसमें आए तो देखिए इतने भीड़ के पीछे हैं। बस यहाँ 1 से 40 तक के लोग अपना ग्रुप बना लिए हैं, डेली के डेली वही लोग आगे आकर के नंबर लगा ले रहे हैं। और अब खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां पर टोल प्लाजा पर जाम लगा हुआ है। गाजियाबाद से बुलंदशहर की तरफ जाम लगा हुआ है। लोहारल्ली टोल प्लाजा पर ये लंबा जाम लगा हुआ है। जाम खुलवाने में पुलिस जुटी हुई है, लेकिन अभी तक कामयाबी मिल नहीं पाई है। तस्वीरें देखिए आप, जहां तक आपकी नज़र जाएगी गाड़ियों की कतार दिखाई पड़ रही है। टोल प्लाजा पर ये लंबा जाम लगा हुआ है। गाजियाबाद से बुलंदशहर की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपको एक लंबे जाम से 2-4 होना पड़ेगा। लोहारल्ली टोल प्लाजा पर गाड़ियों की कतार लगी हुई है। पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं। जाम खुलवाने की कवायद की जा रही है, लेकिन अभी तक कामयाबी मिल नहीं पाई है। ग्रेटर नोएडा से एक और खबर है, जहां पर ट्रांसफार्मर में आग लग गई है। ट्रांसफार्मर में भीषण आग लगी। इलाके के लोगों में अफरा तफरी का माहौल दिखा। फायर ब्रिगेड ने फिलहाल आग पर काबू पा लिया। दादरी नगर के कठेरा रोड की घटना है, जहां पर ट्रांसफार्मर में आग लगी और देखते देखते पूरा ट्रांसफार्मर जल गया। और एक बड़ी खबर गाजीपुर से, जहां पर पंचायत चुनाव में मारपीट हुई है। 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पंचायत चुनाव में 2 गुट आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले हैं। सेवराई तहसील के चित्रकोनी गांव का मामला है, जहां पर पंचायत चुनाव के दौरान जमकर मारपीट हुई है। और गाजीपुर से हमारे सहयोगी मनीष इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या जानकारी इस मारपीट और बवाल के बारे में? अमित, ये पूरा मामला सेवराई तहसील के चित्रकोनी गांव का है। आपको बता दें कि आज जिले में 23 पंचायत चुनाव हो रहे हैं, जिसको लेकर मतदान हो रहा है। और मतदान के दौरान ही प्रधान पद के प्रत्याशियों के बीच ये मारपीट हुई है। 2 प्रधान पद के प्रत्याशी थे, जिनके समर्थक आपस में भिड़ गए हैं। और जैसा कि वीडियो में देख सकते हैं, तस्वीरों में देख सकते हैं कि दोनों पक्षों के लोगों ने आपस में जमकर मारपीट की है, जमकर लाठी डंडे चले हैं, और ये बवाल काफी देर तक होता रहा। फिलहाल वहां पर सूचना के बाद पुलिस पहुंची है और कई लोगों को हिरासत में लिया है। जी अमित। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।
तस्वीरें हम आपको गाजीपुर की दिखा रहे हैं। पंचायत चुनाव को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। हमारे सहयोगी मनीष बता रहे थे कि विधान पद के दो प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच यहां पर पहले कहासुनी हुई और फिर देखते देखते मारपीट होने लगी। तस्वीरों में आप देखिए कैसे एक दूसरे पर ये लोग टूट पड़े हैं। इस दौरान लाठी डंडे भी चले हैं, कई लोगों को चोटें भी आई। कोरोना ने अपना रूप बदला तो लोगों ने भी इस पैंडेमिक के खिलाफ लड़ाई का अपना तरीका बदल लिया है। कोरोना की पहली लहर में लोगों ने घर घर जाकर जरूरतमंदों को खाना बांटा, लेकिन दूसरी लहर में वायरस और घातक होकर लौटा तो हेल्पिंग हैंड ने उसका भी तोड़ निकाल लिया है। कोविड पैंडेमिक के खिलाफ सोशल मीडिया भी एक बड़ा हथियार बनकर सामने आया। वायरस के ज्यादा स्ट्रांग होने के कारण अब फिजिकली हेल्प के बजाय लोग सोशल प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हैं। न्यूज़ 18 ऐसे ही कुछ लोगों तक पहुंचा है। ये है इंजीनियरिंग की स्टूडेंट इशिता थपलियाल और जर्नलिज्म की स्टूडेंट आकांक्षा बहुगुणा। सुबह से लेकर रात 2 बजे तक ये सभी सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए जरूरतमंदों की मदद कर रही हैं। फिर चाहे किसी को प्लाज्मा डोनर की जरूरत हो, कहीं ऑक्सीजन बेड की, ऑक्सीजन सिलेंडर, खाना, दवाइयों की जरूरत हो, ये टीम उसे सोशल मीडिया पर शेयर करती है और कोई ना कोई हेल्पिंग हैंड सामने जरूर आता है। किस तरह की रिक्वायरमेंट्स आप लोगों के पास आ रही हैं? प्लाज्मा के लिए आ रही है। लोगों को प्लाज्मा की, जिनको प्लाज्मा चाहिए वो प्लाज्मा के लिए कांटेक्ट कर रहे हैं, जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है वो ऑक्सीजन के लिए कर रहे हैं, एम्बुलेंस के लिए पूछने के लिए कर रहे हैं, जिनको खाने की या सर्विसेज चाहिए घर पे उसके लिए फ़ोन कर रहे हैं, रेमडेसिविर के लिए कॉल कर रहे हैं और सारी मेडिसिन ड्रग्स के लिए कॉल कर रहे हैं। ये टीम सिर्फ लोगों की जरूरत को शेयर नहीं करती, बल्कि आपकी प्रॉब्लम और डोनर की सत्यता भी जांचती है।